बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम वर्क फॉर डे 3 से अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे। एंड स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि हमने आई का टॉपिक स्टार्ट किया था और वो टॉपिक अल्हम्दुलिल्लाह 80% हमने कवर कर लिया है। तो आइए आई का जो लास्ट 2 पैराग्राफ्स जो रह गए हैं उन्हें हम कंप्लीट करते हैं और उनको कंप्लीट करने के बाद हम आई के डिसऑर्डर्स की तरफ मूव करेंगे, यानी आईज में जो प्रॉब्लम्स आती हैं या प्रॉब्लम आती है उसकी डिस्कशन करेंगे और फिर उन प्रॉब्लम्स की रेक्टिफिकेशन की बात भी करेंगे, यानी उन्हें सॉल्व कैसे किया जा सकता है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको ये बताया कि हम इस लेक्चर में आई के टॉपिक को कंटिन्यू करने जा रहे हैं, तो आइए हम बात को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने इनर आई के बारे में पढ़ा था, जिसके साथ साथ हमने एक्वस ह्यूमर एंड विट्रियस ह्यूमर के बारे में भी डिस्कशन की थी एंड लास्ट पे सेंसेशन ऑफ विजन की बात की थी। तो जैसा कि जो सामने आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है, फोटोसेंसिटिव सेल्स, इनकी डिस्कशन काफ़ी हद तक हमने पहले भी की है, लेकिन इसमें कुछ बातें अभी रहती हैं जो अभी हम इसको डिस्कस करेंगे, इन बातों को। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमने स्टूडेंट्स ये पहले सीखा था कि फोटोसेंसिटिव सेल्स आर ऑफ 2 टाइप्स। फर्स्ट वन इज रॉड्स एंड द सेकेंड वन इज कॉन्स। अब इसमें एडिशनल बात जो हम करने जा रहे हैं वो ये कि स्टूडेंट्स, रॉड्स में एक पिगमेंट होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, विच इज कॉल्ड रॉडॉप्सिन। ठीक है, 2 वर्ड हैं, मैंने इसलिए जो नीचे लाइन मार्क की है उसको 2 जगह डिफ्रेंशिएट कर दिया, रॉड ऑप्सिन। ऑप्सिन एक्चुअल में क्या है, याद रखिए, इट इज अ प्रोटीन। ये क्या है, एक प्रोटीन है। बहरहाल ये एक इम्पॉर्टेंट पिगमेंट है जो आपकी रॉड्स में मौजूद होता है। अब होता क्या है, देखिए, जब सनलाइट या सिर्फ हम लाइट की बात करते हैं, ये लाइट आपकी आईज में पड़ती है तो एक्चुअल में आईज से ये लाइट जाके गिरती है, या कह लीजिए रॉडॉप्सिन जो आपके पास पिगमेंट है उसके ऊपर जाके स्ट्राइक करती है। जैसे ही स्ट्राइक करती है तो ये रॉडॉप्सिन ही है जो कि एक्चुअल में नर्व इंपल्स को जनरेट करती है। और जैसे ही नर्व इंपल्स जनरेट होती है तो मैसेज एक स्पेसिफिक वे के थ्रू जो इमेज बननी है उसका मैसेज आपके ब्रेन तक जाता है, और वो सारा काम होता है जो अभी तक हमने आई में पढ़ा है। ठीक है, तो याद रखिए, रॉडॉप्सिन जो है एक इम्पॉर्टेंट पिगमेंट है आपकी रॉड्स में, जिसका बेसिकली काम क्या है, नर्व इंपल्स को जनरेट करना। और ये काम तब होगा जब लाइट जो है वो जाकर रॉडॉप्सिन पर स्ट्राइक करेंगी। लेकिन अगर लाइट अवेलेबल नहीं है या लाइट मौजूद नहीं है तो क्या होगा, होगा ये कि जो रॉडॉप्सिन ब्रेक किया था और इसमें से केमिकल रिलीज हुए थे जिस वजह से नर्व इंपल्स जनरेट हुई थी, तो वो ही केमिकल दोबारा, कह लीजिए जो प्रोडक्ट बने थे केमिकल्स, वो दोबारा जो हैं वो क्या हो जाएंगे, एसिमिलेट हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे। यानी जब लाइट मौजूद नहीं होगी, डिम लाइट होगी, तो यही रॉडॉप्सिन जो है ये दोबारा जनरेट हो जाएगा। ठीक है,
दोबारा क्या हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा और ये आपकी रॉड्स के अंदर ही सेफ एंड साउंड रहेगा। तो इसका क्या, आपको क्या बात इससे समझ आई, वो ये कि जब लाइट पड़ेगी तब रोडोप्सिन जो है वो पिगमेंट जो है वो रिलीज होगा, नर्व इंपल्स जनरेट करेगा, और जब लाइट नहीं होगी तो ये दोबारा जो केमिकल हैं ये एसिमिलेट हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे और दोबारा रोडोप्सिन केमिकल बन जाएगा और आपकी रॉड्स में ये क्या रहेंगे, सेफ रहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात याद रखिए स्टूडेंट्स के जो रोडोप्सिन है इस केमिकल को जरूरत है विटामिन ए की। क्या वर्ड है जी, विटामिन ए। विटामिन्स का टॉपिक हमने केमिस्ट्री में चैप्टर 13 जिसका नाम बायोकेमिस्ट्री है उसका लास्ट टॉपिक है विटामिन्स का, हमने वहां पे भी विटामिन्स के बारे में पढ़ा है। तो याद रखिए विटामिन ए जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है रोडोप्सिन के लिए। जब ये विटामिन होगा तब ही रोडोप्सिन अवेलेबल होगा और ये सारी वर्किंग होगी। अगर किसी वजह से अगर किसी वजह से विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो गई है आपकी बॉडी में तो इसकी वजह से रोडोप्सिन सही तरह से वर्क नहीं कर पाएगा और आपको सही तरह से जो नज़र विजन है वो नहीं आएगी, जिस वजह से आपको हो जाएगी नाइट ब्लाइंडनेस। यानी आप ये कहेंगे कि डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए कॉज नाइट ब्लाइंडनेस। क्या कहेंगे, नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, वर्ड से पता चल रहा है कि ये नाइट ब्लाइंडनेस का क्या मतलब है। और अगर आपने इसका ट्रीटमेंट नहीं किया, विटामिन्स के रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं किया तो इसकी वजह से आप टोटल ब्लाइंड भी हो सकते हैं। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास था रॉड्स में मौजूद रोडोप्सिन और विटामिन्स की इंपॉर्टेंस। ठीक है, पेज नंबर 43 सेकंड लास्ट पैराग्राफ। Rods contain a pigment called rhodopsin. When light falls on rhodopsin, it breaks for generating a nerve impulse. ठीक है, सेम ये पैराग्राफ है, आप इसको रीड कर लीजिएगा, होपफुली आपको ये समझ आ जाएगा। ठीक है, मैंने वर्ड टू वर्ड अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस एक्सप्लेन किया है। अब हम आगे चलते हैं कॉन्स की तरफ। देखिए कॉन्स क्या है। कॉन्स भी हमारे पास मौजूद एक इंपॉर्टेंट फोटोसेंसिटिव सेल है और जो कॉन्स पिगमेंट क्रिएट करता है या कॉन्स में जो पिगमेंट मौजूद है इट इज कॉल्ड आयोडोप्सिन। मैंने इसको सेपरेट करके पढ़ा आपको समझाने के लिए, वगरना इसको पढ़ा जाता है आयोडोप्सिन। आयोडोप्सिन जो है ये एक्चुअल में एक ऐसा पिगमेंट है जो आपकी कॉन्स में मौजूद है और ये पिगमेंट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसने एक्चुअल में आपकी कॉन्स में प्राइमरी कलर्स का फंक्शन परफॉर्म करना है या प्राइमरी कलर्स के लिए फंक्शन परफॉर्म करना है। प्राइमरी कलर्स जो हैं स्टूडेंट्स तीन तरह के हैं, रेड, ब्लू, ग्रीन। ठीक है, आप बुक पे भी देख सकते हैं सेकंड पैराग्राफ में, आपको सेकंड पैराग्राफ में थर्ड लाइन में सेंटर में लिखा हुआ नजर आएगा ब्लू, ग्रीन एंड रेड। ये तीनों जो हैं ये क्या कंसीडर होते हैं, प्राइमरी कलर्स, ब्लू, ग्रीन एंड रेड। अब मैं आपको यहां पे एक बात ये बताता चलूं कि कॉन्स एक्चुअल में जो हमारे पास मौजूद हैं इनमें इन प्राइमरी कलर्स को डिफरेंशिएट करवाने की पावर है। कॉन वर्ड नहीं है, एक्चुअल में ये वर्ड कॉन्स है, तो इसके साथ एस लगा हुआ है, इट मींस दैट कि ये एक से ज्यादा हैं। ठीक है, और कॉन्स का काम इन कलर्स को डिफरेंशिएट करवाना है, इनमें डिफरेंस रखना है। अगर किसी वजह से आप में कॉन्स में कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको एक्चुअल में जो प्रॉब्लम होगी इट इज कॉल्ड कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस का मतलब क्या होगा कि आप डिफरेंट कलर्स में डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे, डिफरेंस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आज ही इसे रीड कर लेते हैं। कॉन्स आल्सो कंटेन अ पिगमेंट कॉल्ड आयोडोप्सिन
देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ कॉन्स। देख लीजिए कितनी टाइप्स हैं, 3 टाइप्स हैं। एंड ईच टाइप हैज अ स्पेसिफिक एडॉप्शन। ईच टाइप ऑफ कॉन्स रिकॉग्नाइजेस का मतलब पहचान करना, वन ऑफ द 3 प्राइमरी कलर्स। ठीक है, इन तीनों में से कलर जो हैं, जो 3 प्राइमरी कलर्स हैं, हर कॉन उनमें से एक कलर को रिकॉग्नाइज करेगी। इफ एनी टाइप ऑफ कॉन्स इज नॉट वर्किंग वेल, अगर कोई एक भी कॉन प्रॉपरली काम नहीं करती, इट बिकम्स डिफिकल्ट टू रिकॉग्नाइज दैट कलर। तो फिर उस कलर को, जिसको वो कॉन जो है वो कंट्रोल कर रही थी, उस कलर को एक्चुअल में वो सही तरह से कंट्रोल नहीं कर पाएगी, जिस वजह से सच पर्सन इज नॉट अवेलेबल टू डिस्टिंग्विश डिफरेंट कलर्स, कि वो मुख्तलिफ कलर्स में डिस्टिंग्विश यानी डिफरेंस नहीं कर पाएगा। दिस डिजीज इज कॉल्ड कलर ब्लाइंडनेस। ये जो प्रॉब्लम है इसको हम कलर ब्लाइंडनेस का नाम देते हैं। और आगे एक इंपॉर्टेंट बात कि ये एक जेनेटिक प्रॉब्लम है। जेनेटिक का मतलब कि ये नस्ल दर नस्ल, जनरेशन टू जनरेशन जो है ये चलता आता है। ठीक है, और ये एक एमसीक्यूज भी है, आपसे पूछा जा सकता है कि जी कौन सी ऐसा डिजीज है जो जेनेटिक प्रॉब्लम है इन आईज, तो आप बता सकते हैं जी कलर ब्लाइंडनेस इज एक्चुअली अ जेनेटिक प्रॉब्लम। ठीक है, चलिए ये छोटे से 2 पैराग्राफ्स थे, इन्हें कंप्लीट करने के बाद पेज नंबर 44, डिसऑर्डर्स ऑफ आई। देखिए यहाँ पे वर्ड जो डिसऑर्डर्स है, इसमें पहला सेकंड वर्ड जो है वो ऑर्डर्स का है। ऑर्डर्स का मतलब क्या होता है जी, हुक्म देना। ठीक है, हमारी आंखें जो हैं इन्हें हुक्म दिया जाता है कि इन्होंने अपना फंक्शन परफॉर्म करना है और ये नेचुरल है। तो डिस का मतलब यहाँ पे क्या होगा कि ये प्रॉपरली उस हुक्म को, उस बात को जो इन्हें कही गई है, नेचुरली तौर पे ये उसे कंप्लीट नहीं कर रहे, उस पर पूरा नहीं उतर रहे। तो डिसऑर्डर्स ऑफ आई मीन टू से कि आपकी आईज में कोई प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम्स क्या हैं, आइए उन्हें देखते हैं। देखिए पहली प्रॉब्लम है मायोपिया। क्या है? मायोपिया। और सेकंड जो है इट इज कॉल्ड हाइपरमेट्रोपिया। क्या वर्ड है? हाइपरमेट्रोपिया। मैंने इनकी डायग्राम्स क्यों बनाई हैं, ताकि मैं आपको प्रॉपरली समझा सकूं, क्योंकि बुक में उन्होंने सेम ऐसी डायग्राम्स बनाई हैं, लेकिन उनको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना मेरा काम है, ताकि आपको अच्छी तरह बात समझ आ जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, ये जो आपको डायग्राम, ये एक सर्कल नजर आ रहा है, इसको आपने आई बॉल कहना है। क्या कहना है? आई बॉल। तो आपका जो आई बॉल है, इसमें ये जो लेयर है, दिस वन, इट इज कॉल्ड रेटिना। ठीक है, ये रेटिना है। और आप बेहतर तरीके से ये जानते हैं कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रेटिना। रेटिना का बेसिकली काम क्या है, फंक्शन क्या है जी? यहां पर क्या होनी है? इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन का मतलब कि यहां पर इमेज क्रिएट होगी, फॉर्म्ड होगी। ठीक है, और फिर वो इमेज एक स्पेसिफिक लेवल से आपके ब्रेन तक जाएगी और वो सारी प्रोसेसिंग होगी। अब ये आपका रेटिना है, ठीक है, और ये बाहर से लाइट रेज आ रही है। जैसे ही ये लाइट रेज आ रही हैं तो ये आके इस लेंस के साथ टकराती हैं, स्ट्राइक करती हैं। एंड वी नो वेरी वेल अबाउट दैट कि ये कौन सा लेंस है जी? कॉन्वेक्स लेंस। क्योंकि हमारी आईज में कौन सा लेंस मौजूद है? कॉन्वेक्स लेंस। ये हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में समझा था। जैसे ही लाइट आएगी, लाइट आकर कॉन्वेक्स लेंस के साथ टकराएगी। टकराने के बाद, स्ट्राइक करने के बाद, ये लाइट जो इमेज बना रही है वो एक्चुअल में इस पॉइंट पे बना रही है। आपको ये नजर आ रहा है जिसको मैंने हाईलाइट किया, ये देखिए दिस। अभी ये छोड़ दीजिए, आप ये समझिए। ठीक है, यहां पे इमेज बना रही है। यानी आप ये कहेंगे कि जो इमेज फॉर्मेशन हो रही है वो रेटिना से पहले हो रही है। रेटिना से पहले इमेज की फॉर्मेशन हो रही है। और ये हमने रफली बनाया है कि एक्चुअल में ये इमेज यहां बननी चाहिए थी, रेटिना पे। इट मीन्स दैट कि जो लाइट रे आ रही है कॉन्वेक्स लेंस में से गुजर रही है और रेटिना से पहले इन फ्रंट ऑफ रेटिना इमेज फॉर्मेशन हो रही है। इट मीन्स दैट कि रेटिना तक तो इमेज गई ही नहीं। जब रेटिना तक इमेज नहीं जाएगी
तो प्रॉपरली ब्रेन तक इमेज नहीं जाएगी, इन शॉर्ट इमेज क्रिएट ही नहीं होगी। तो ये क्यों सारी ये प्रॉब्लम हो रही है? बेसिकली होता ये है कि मायोपिया जो डिजीज है इसमें आपकी जो आई बॉल है उसकी इलोंगेशन हो जाती है। इसको हम पढ़ते हैं इलोंगेशन ऑफ आई बॉल। अगर आई बॉल इलोंगेट हो जाए तो इसकी वजह से इमेज फॉर्मेशन इन फ्रंट ऑफ रेटिना होती है। जब इमेज फॉर्मेशन इन फ्रंट ऑफ रेटिना होती है तो प्रॉपरली इमेज जो है वो नहीं बनती, जो कि एक्चुअल में बननी रेटिना पे चाहिए। और रेटिना का फंक्शन हम पढ़ चुके हैं, इमेज फॉर्मेशन। तो ये देखिए, ये आ गया यहाँ पे डिसऑर्डर, ये आ गया यहाँ पे प्रॉब्लम। अब हर प्रॉब्लम का कोई ना कोई सोल्यूशन होता है और सोल्यूशन जो है वो हमारे पास अवेलेबल है, एंड द सोल्यूशन इज कनकेव लेंस। आप देखिए बुक पर आपको जो बनी हुई नजर आ रही है मायोपिया की डायग्राम, जिस तरह मैंने बनाई सेम, उसके बिल्कुल नीचे आपको ट्रीटमेंट ऑफ मायोपिया नजर आ रही है। लाइट रे जैसी ट्रेवल कर रही हैं, इधर उन्होंने क्या बना दिया जी, कनकेव लेंस। ये आपके पास कनकेव लेंस मौजूद है। कनकेव लेंस जैसे ही आप यूज करेंगे तो आपका ये मायोपिया नामी प्रॉब्लम इजीली सॉल्व हो सकता है। अब सवाल ये है कि ये कनकेव लेंस लगाया कहाँ जाएगा? तो स्टूडेंट्स सिंपली ये कनकेव लेंस इन द फॉर्म ऑफ स्पेक्टेकल्स, यानी जिनको हम ग्लासेस कहते हैं, या लेंस जो हम पहनते हैं, इनर लेंस जो होते हैं वो हम यूज करते हैं। इनको यूज करके इजीली मायोपिया नामी डिजीज जो है, मायोपिया नामी जो प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, आइए इसे रीड कर लेते हैं जी। डिसऑर्डर्स ऑफ द आई, पेज नंबर 44। The working of eye is affected by the change in the shape of eyeball। अगर eyeball की क्या चेंज हो जाए? शेप चेंज हो जाए। मायोपिया, इट इज आल्सो कॉल्ड शॉर्ट साइट या शॉर्ट साइटनेस भी कहते हैं। अच्छा हाँ, मैं आपको एक बात और ये बता दूं कि सेम ये टॉपिक मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया ये आपने 10th क्लास फिजिक्स की बुक में भी पढ़ा है, बल्कि बेसिकली आप खुद 10th क्लास में है तो यकीनन आपने फिजिक्स की बुक में भी इन डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ा होगा। बहरहाल मायोपिया, द इलोंगेशन ऑफ आई बॉल रिजल्ट्स इन मायोपिया। अगर आई बॉल इलोंगेट होगा तो मायोपिया नामी प्रॉब्लम होगा। सच पर्सन्स आर नॉट एबल टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। इस तरह के लोगों को दूर की चीजें जो हैं वो प्रॉपरली नजर नहीं आती। द इमेज ऑफ अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ रेटिना। और वो इमेज कहां बनती है? रेटिना के फ्रंट पे। दिस प्रॉब्लम कैन बी रेक्टिफाइड, रेक्टिफाइड यानी सही की जा सकती है बाय यूजिंग कनकेव लेंस। ठीक हो गया जी। अब आते हैं जी हाइपरमेट्रोपिया की तरफ। देखिए डायग्राम देख के अब आपको यकीनन समझ आ रहा होगा क्या होगा। सेम लाइट रेज आती हैं, कॉन्वेक्स लेंस से गुजरती हैं, ये आपका रेटिना है। लेकिन इस मर्तबा जो इमेज फॉर्मेशन हो रही है वो कहां हो रही है? बिहाइंड रेटिना, रेटिना के पीछे। इट मीन्स डैट कि इस मर्तबा इमेज फॉर्मेशन जो है वो रेटिना के बिहाइंड हो रही है, तो प्रॉपरली इमेज फिर नहीं बन पाएगी। ठीक है, इसको हम क्या नाम देते हैं जी? लॉन्ग साइटनेस। अब शॉर्ट और लॉन्ग क्यों कहा जा रहा है? शॉर्ट का मतलब कि ये रेटिना से पहले एंड लॉन्ग रेटिना के बाद या बिहाइंड आप कह लीजिए। इसमें क्या यूज होगा वो हम देख सकते हैं। इसके लिए कॉन्वेक्स लेंस यूज किया जाता है और फिर ही ये प्रॉब्लम रेक्टिफाई हो सकती है। हाइपरमेट्रोपिया, इट हैपन्स व्हेन आई बॉल शॉर्टन्स। ठीक है, ये तब होगा जब आई बॉल शॉर्ट होगा। जैसे हमने इसमें पढ़ा इलोंगेशन ऑफ आई बॉल मायोपिया में, तो हाइपरमेट्रोपिया में क्या होगा जी? शॉर्टन ऑफ आई बॉल। सच पर्सन्स आर नॉट एबल टू सी नियर ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। इस तरह के लोग करीब की जो चीजें हैं उन्हें प्रॉपरली नहीं देख पाते। द इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड रेटिना। इसमें इमेज कहां बनती है? रेटिना के बिहाइंड। कॉन्वेक्स लेंस इज यूज्ड टू रेक्टिफाई दिस प्रॉब्लम। देखिए आज जिस ज़माने में हम रह रहे हैं, जितनी और जैसी चीज़ें हम इस्तेमाल कर रहे हैं, स्पेसिफिकली मोबाइल्स
लैपटॉप्स, एलईडीज एटसेट्रा, इन चीज़ों के इस्तेमाल से हर दूसरे या तीसरे जो इंसान है, पर्सन है, उसको स्पेक्टेकल्स की ज़रूरत है। ठीक है, कुछ लोग होते हैं ज़्यादा पढ़ने की वजह से, कुछ लोग हैं जो ये चीज़ें, यानी ये तमाम जो हमारे सामने चीज़ें नज़र आ रही हैं जिनका हम यूज़ करते हैं, इसकी वजह से हमें स्पेक्टेकल्स का यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, जिस तरह आप देख सकते हैं मुझे भी स्पेक्टेकल्स लगी हुई हैं, मुझे दूर क्लियरली नज़र नहीं आता। ठीक है, इस तरह आप अपनी अपनी जो है वो देख सकते हैं कि आपको कौन सा डिसऑर्डर है आई का। चलिए, यहाँ तक तो स्टूडेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आई का टॉपिक आज कंप्लीट होता है। नो डाउट ये एक लेंथी टॉपिक था, लेकिन इससे हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। अब चलते हैं उन साइंटिस्ट की तरफ जिन साइंटिस्ट ने इन प्रॉब्लम्स के काफ़ी हद तक सॉल्यूशंस और इन प्रॉब्लम्स पे बुक्स लिखी हैं और कुछ ऐसे ड्रग्स भी प्रिस्क्राइब्ड किए हैं, हमें बताए हैं आज से कई सालों पहले। और इसमें कोई शक नहीं है और इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जो आपको ना पता हो। आप अपने बचपन से, अपने चाइल्डहुड से इस बारे में पढ़ते आ रहे हैं कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट साइंटिस्ट थे और एक बायोलॉजिस्ट भी कहा जा सकता है उनको, और वो फिजिसिस्ट भी थे जिनका नाम इब्न अल हैशम था। ठीक है, जिन्होंने एक्चुअल में पिन होल कैमरे की डिस्कवरी की थी। तो ये एक मुस्लिम साइंटिस्ट थे, नो डाउट। आइए इनकी डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट। कॉन्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होगा जी? हिस्सेदारी, जो उन्होंने रोल प्ले किया। पहले साइंटिस्ट जो हैं हमारे पास स्टूडेंट्स, अली इब्न ईसा, डेट ऑफ बर्थ 950, डेट ऑफ डेथ 1012। ठीक है, इसको 1012 भी पढ़ा जा सकता है। या अगर आप इसको राउंड फिगर करके देखें सॉरी, तो तकरीबन आज से 1000 ईयर पहले की बात है, 1000 years ago. अली इब्न ईसा वाज अ फेमस अरब साइंटिस्ट। ठीक है जी, अरब के एक साइंटिस्ट थे। ही रोट 3 books ऑन ऑप्थेमोलॉजी। ठीक है जी, ऑप्थेमोलॉजी यानी स्टडी ऑफ आईज, इनके ऊपर इन्होंने एक्चुअल में बुक्स को लिखा, 3 बुक्स लिखी। ही आल्सो डिस्क्राइब्ड 130 आई डिजीजेस। देखिए, मुस्लिम साइंटिस्ट हैं और नियरली 1000 years पहले इन्होंने तकरीबन 130 आई डिजीजेस के बारे में क्या किया जी? डिस्क्राइब किया एंड प्रिस्क्राइब्ड। प्रिस्क्राइब्ड मतलब जिस तरह हम अक्सर सुनते हैं जी, हमने मेडिसिन लेने जाना है तो जाते हुए प्रिस्क्रिप्शन लिस्ट लेकर जाते हैं, जो डॉक्टर राइट करके देते हैं जी, आपने ये मेडिसिन लेनी है, वो प्रिस्क्रिप्शन लिस्ट कहलाती है। इसी तरह इन्होंने प्रिस्क्राइब किए थे, बताए थे 143 ड्रग्स टू ट्रीट दीज डिजीजेस, यानी जो इन्होंने 130 आई डिजीजेस बताए उनकी ट्रीटमेंट जो दी इन्होंने 143 ड्रग्स के थ्रू दी। ठीक है, और यहाँ पे ड्रग्स का मतलब मेडिसिन्स होगा। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास इब्न अल हैथम, इनको इंग्लिश में पढ़ा जाता है लेकिन हम इनको इब्न अल हैशम पढ़ेंगे। 965 डेट ऑफ बर्थ, 1039 डेट ऑफ डेथ। ये एक अरब साइंटिस्ट थे, सेम, मेड सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टू द प्रिंसिपल्स ऑफ आई एंड विजन। ठीक है, प्रिंसिपल्स का मतलब उसूल बनाए इन्होंने। ही इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स मतलब आइज से रिलेटेड, इनको फादर कंसीडर किया जाता था, यानी स्टडी ऑफ द बिहेवियर ऑफ लाइट, कि लाइट कैसे काम करती है, इन्होंने इसके ऊपर पूरी रिसर्च की थी। इनकी एक बुक है, इसको अंडरलाइन करिए, बुक ऑफ ऑप्टिक्स, जिस बुक में इन्होंने करेक्टली एक्सप्लेन्ड एंड प्रूव द मॉडर्न थ्योरी ऑफ विजन, जो मॉडर्न थ्योरीज हैं उनके बारे में बताया। जो आज काफ़ी थ्योरीज हम पढ़ते हैं ऑप्थेमोलॉजी में, ऑप्टिक्स में, ये तमाम जो हैं इनके बारे में पहले कुछ जो इन्होंने अपनी बुक में, ऑप्टिक्स की बुक में लिखा था, आज ये प्रूव हो रहा है। ही डिस्कस्ड द टॉपिक्स ऑफ मेडिसिन, यानी जो मेडिसिन के टॉपिक्स थे, और आई सर्जरी इन हिज बुक, और अपनी किताब में आई सर्जरी के बारे में भी बताया था। ही मेड सेवरल इम्प्रूवमेंट्स, इन्होंने बहुत सी चीज़ें सही भी की,
टू आई सर्जरी, आई से रिलेटेड जो सर्जरी थी उसके, एंड एक्यूरेटली डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ साइट, और देखने का जो सही अंदाज है, जो सही पैटर्न था, कह लीजिए जो उस टाइम के मेथड्स बने थे उन पर उनको इन्होंने प्रॉपरली एक्सप्लेन किया। इसके अलावा द स्ट्रक्चर ऑफ आई, जितना अभी हमने पीछे आई का स्ट्रक्चर पढ़ा जब से हमने आई का टॉपिक स्टार्ट किया, वो इमेज फॉर्मेशन, कैसे रेटिना तक इमेज बनती है वो इन आई, एंड विजुअल सिस्टम, और जितना भी विजुअल सिस्टम है ये सारा इन्होंने ही शुरू की थ्योरीज दी थी और आज ये बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही हैं। आज हम जो 3D गेम्स आपने देखा होगा, हम अक्सर बच्चे खेलने जाते हैं, वीडियो गेम्स खेलने जाते हैं, जो मूवीज़ होती हैं 3D मूवीज़ उनको देखने जाते हैं, ये सारी जो इंफॉर्मेशन थी इससे रेलिवेंट ये आज से कई सालों पहले इब्न अल-हैशम ने प्रोवाइड कर दी थी। इब्न अल-हैशम आल्सो डिस्क्राइब द प्रिंसिपल्स ऑफ पिन होल कैमरा। पहला जो कैमरा बना था पिन होल कैमरा, जिसमें हमें इनवर्ट पिक्चर नज़र आती है, मतलब उल्टी तस्वीर नज़र आती है, वो भी एक्चुअली सबसे पहले इन्होंने ही एक्सप्लेन की थी। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस थी मुस्लिम साइंटिस्ट की। नो डाउट ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल रखते हैं साइंटिफिकली बेसिस पर, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट कंसीडर भी किए जाते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक हमने प्रॉपरली आई के टॉपिक को वाइंड अप किया। आज हमने 2 इम्पॉर्टेंट फोटो सेंसिटिव सेल्स के बारे में पढ़ा, उसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह हमने डिसऑर्डर्स को कंप्लीट किया एंड मुस्लिम साइंटिस्ट की कंट्रीब्यूशन को देखा। इसमें स्टूडेंट्स जो क्वेश्चंस हैं वो ये कि एक तो आपको विटामिन ए की इम्पॉर्टेंस के बारे में पूछा जा सकता है, या डायरेक्ट आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट डू यू नो अबाउट नाइट ब्लाइंडनेस, सेम व्हाट डू यू नो अबाउट कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है, इसके अलावा एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं लाइक विच पिगमेंट इज प्रेजेंट इन रॉड्स। ठीक है, आपने याद रखना है रोडोप्सिन। इसी तरह डिसऑर्डर्स ऑफ आई, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी है और शॉर्ट क्वेश्चन भी है। अगर लॉन्ग आएगा तो जैसे बुक पे आपको नजर आ रहा है विद डायग्राम्स, आपने इसको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, शॉर्ट में आएगा तो सिर्फ आपने थ्योरी में 2 पॉइंट्स यानी 2 पॉइंट्स सिर्फ राइट करने हैं, मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। जो मुस्लिम साइंटिस्ट हैं स्टूडेंट्स, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको आपने लॉन्ग क्वेश्चन में याद करना है। ये 4 मार्क्स का या 5 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन आपको आ सकता है, जिसमें अगर 4 मार्क्स का आएगा तो 2 मार्क्स इब्न ईसा के और 2 मार्क्स जो हैं इब्न अल-हैशम के। ठीक है, 5 का होगा तो 2.5 मार्क्स एक साइंटिस्ट के और 2.5 दूसरे साइंटिस्ट के। सो स्टूडेंट्स, यहाँ तक आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा वर्क फॉर डे 3 कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह वर्क फॉर डे 4 में आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम वर्क फॉर डे 4 से अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे, विच इज़ ईयर। स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में प्रॉपरली डिसऑर्डर्स ऑफ आई और मुस्लिम साइंटिस्ट्स की कंट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ा था। आज स्टूडेंट्स हम ईयर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, और आप बेहतर तरीके से जानते हैं कि आपको मैंने स्टार्ट वर्क फॉर डे 1 से ये बताया था कि रिसेप्टर्स इन ह्यूमन में
हमने एक आई का टॉपिक और एक ईयर का टॉपिक, जो दो आप कह सकते हैं कि वो ऑर्गन हैं जो रिसेप्टर्स हैं। बाकी जो 3 रिसेप्टर्स हैं उनके बारे में हमने कुछ सेकंड चैप्टर में, जो आपकी बुक के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 11 बनता है, वहाँ पे, और कुछ इन फ्यूचर चैप्टर्स में जो रिसेप्टर्स रह गए हैं उन्हें हम कंप्लीट करेंगे। सो स्टूडेंट्स, टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। टॉपिक ईयर, थोड़ा सा रीडिंग से स्टार्ट लेंगे, पेज नंबर 45। हियरिंग इज एन इम्पॉर्टेंट एज विजन। जैसे देखना जरूरी है वैसे सुनना भी जरूरी है। Our ear helps us in hearing and also to maintain the balance or equilibrium of our body। यानी सुनने के साथ साथ ये हमें हमारी बॉडी को मेंटेन भी करवाते हैं। ये अब जो बात है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके बारे में प्रॉपरली डिस्कशन हम इनर ईयर में करेंगे, ठीक है। ईयर हैज 3 मेन पार्ट्स। देखिए, पार्ट्स ऑफ ईयर 3 मेन पार्ट्स, आउटर, मिडल, इनर। आज वर्क फॉर डे 4 में हम आउटर ईयर एंड मिडल ईयर की डिस्कशन करेंगे, ठीक है। सॉरी, वर्क फॉर डे 5 स्टूडेंट्स आज हमारा स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अच्छा, आइए अब इसको आगे लेकर चलते हैं। इसमें जैसे कि मैंने आपको बताया कि आउटर एंड मिडल ईयर के बारे में हमने पढ़ना है, तो आप पेज नंबर 46 पे देख सकते हैं डायग्राम, जो सामने मैंने भी बनाने की कोशिश की है, लेकिन मैंने डायग्राम सिर्फ आउटर एंड मिडल ईयर की बनाई है क्योंकि आज हमारी डिस्कशन आउटर एंड मिडल ईयर की है। आप अपनी बुक को सामने रख के, टेक्स्ट बुक को आप देख सकते हैं, आप कंपैरिजन कर सकते हैं, आप उसकी जो लेबलिंग है उसे भी देख सकते हैं। आप गौर करेंगे तो आपको इधर मौजूद डायग्राम का कुछ पार्ट नहीं नजर आएगा वाइट बोर्ड पे, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमने आउटर एंड मिडल ईयर के बारे में पढ़ना है, इसीलिए मैंने डायग्राम भी आउटर एंड मिडल ईयर तक की ही बनाई है। सो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आउटर ईयर से। जो पहला पार्ट है, इसका फर्स्ट जो सब पार्ट है, इट इज कॉल्ड पिन्ना। क्या पढ़ते हैं जी? पिन्ना। नंबरिंग कर देता हूं, लेबलिंग पिन्ना नंबर 1, सेकंड पे ऑडिटरी कैनाल, ठीक है, एंड थर्ड वन इज कॉल्ड ईयर ड्रम। इसको हम टेपनम का नाम भी देते हैं और उर्दू में हम इसको कान का पर्दा, अक्सर आपने सुना होगा कान का पर्दा, ये टेपनम या ईयर ड्रम कहलाता है। स्टार्ट करते हैं आउटर ईयर से। फर्स्ट ऑफ ऑल पिन्ना, आप देख सकते हैं ये आपके पास एक कनेक्टिव टिश्यू से मिला कार्टिलेज से बना हुआ एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको पिन्ना कहा जा रहा है। इसका बेसिकली काम क्या है कि एयर के थ्रू जो साउंड वेव्स आती हैं, उन साउंड वेव्स को एक सीक्वेंस में लेकर जाना इंटरनली कैनाल के पास, विच इज कॉल्ड ऑडिटरी। सो ऑडिटरी कैनाल जो है स्टूडेंट्स, ये इंपॉर्टेंट है। अगर इसमें देखा जाए तो ऑडिटरी कैनाल में आपके पास कुछ ग्लैंड्स मौजूद होते हैं। ग्लैंड्स मींस केमिकल। अभी आप याद रखिए, ग्लैंड्स का मतलब क्या है? केमिकल। कुछ लेक्चर्स के बाद होपफुली हम ये प्रॉपरली डिस्कशन करेंगे कि व्हाट आर ग्लैंड्स। सो यहाँ पे कुछ ग्लैंड्स होते हैं जो एक क्रिएट करते हैं केमिकल, विच इज एक्चुअली कॉल्ड वैक्स। स्टूडेंट्स, ये वैक्स जो है ये चिपचिपी होती है, वर्ड से आप समझ गए हैं। और इसके अलावा याद रखिए, ऑडिटरी कैनाल में हेयर मौजूद होते हैं, यानी बाल। अगर आपको याद हो तो जब हमने फर्स्ट चैप्टर इस बुक का स्टार्ट किया था तो हमने एयर पैसेजवे का टॉपिक पढ़ा था, जिसमें हमने नोज से, जो नोज थी, नेजल कैविटी जिसको कहा जाता है, उसकी डिस्कशन की थी। वहाँ पे भी कुछ स्पेसिफिक केमिकल थे जो नोज में बनते थे, जो एक्चुअली क्या करते थे, वो केमिकल डस्ट पार्टिकल्स को आने से रोकते थे। और हेयर भी मौजूद थे जो एक्चुअली यही काम करते थे। इसी तरह आपके ईयर में भी
वैक्स केमिकल मौजूद है और वैक्स के साथ प्लस क्या मौजूद हैं, हेयर्स, बाल। ये क्या करते हैं, ये बाहर से आने वाले डस्ट पार्टिकल के साथ साथ किसी भी किस्म के इंसेक्ट को, ठीक है, और इंसेक्ट के अलावा बुक में जर्म्स का वर्ड ऐड है और सेम डस्ट का वर्ड ऐड है, इनको आने से रोकते हैं। और ऑडिटरी कैनाल में ही समझिए यहां पर ये वैक्स जो है इनको रोक लेती है और ये एक किस्म का वेस्ट बन जाता है, ठीक है। इस वेस्ट को हम साफ भी कर लेते हैं और करना भी चाहिए, तब ही सही तरह बाहर से एयर के थ्रू साउंड आएगा और ट्रैवल करके आकर ईयर ड्रम तक पहुंचेगा। ईयर ड्रम जो है स्टूडेंट्स, ये थर्ड सब पार्ट है आउटर ईयर का। टेपनम जिसका सेकंड नेम है, जिसको कान का पर्दा कहा जाता है। अब होता यह है कि जब एयर के थ्रू साउंड ट्रैवल करके पिन्ने के जरिए ऑडिटरी कैनाल में से ट्रैवल करके ईयर ड्रम तक पहुंचता है, तो साउंड एयर के साथ मिलके आके ईयर ड्रम पे स्ट्राइक करता है। ये इसी तरह है जिस तरह आपके पास फॉर एग्जांपल एक ड्रम है जिसको तबला कहा जाता है, आप उस पर अपना हैंड स्ट्राइक करते हैं, अपना हाथ मारते हैं, तो क्या क्रिएट होता है, साउंड। इसी तरह जब बाहर से साउंड वेव्स ट्रैवल करती हैं, ट्रैवल करके ऑडिटरी कैनाल से गुजर कर जब ईयर ड्रम पे स्ट्राइक करती हैं तो साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो यहां से साउंड की प्रोडक्शन स्टार्ट होती है और फिर ये नेक्स्ट पार्ट पे जाता है और नेक्स्ट पार्ट एक्चुअली मिडल ईयर का स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो आइए पहले आउटर ईयर के बारे में पढ़ लेते हैं जी। इसको आउटर ईयर या एक्सटर्नल ईयर का नाम दिया गया है। एक्सटर्नल ईयर और आउटर ईयर कंसिस्ट्स ऑफ पिन्ना, ऑडिटरी कैनाल and eardrum, also called tapenum. Pinna is the broad external part. Broad का मतलब जो फैला हुआ है, आप देख सकते हैं, ठीक है। External part made up of cartilage. अच्छा, cartilage क्या है स्टूडेंट्स, ये वैसे हम जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा हमारा bones and cartilage के नाम से ही है। अगर देख लिया जाए उसका नाम तो हमें अच्छी तरह याद आएगा, नहीं सॉरी, चैप्टर का नाम स्पोर्ट एंड मूवमेंट है, लेकिन उसमें प्रॉपरली जो टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे वो बोन एंड कार्टिलेज का है। मैं एक्चुअल में आपको कार्टिलेज बताना चाह रहा हूं कि कार्टिलेज क्या होता है। बोन अगर आप देखें तो यह स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट कंसीडर किया जाता है बॉडी का, बोन हड्डी, ठीक है, स्ट्रॉन्ग होती है। जो कार्टिलेज है ये बोन की निस्बत थोड़ा सा लेस स्ट्रॉन्ग होता है, थोड़ा सा कम स्ट्रॉन्ग होता है। जिस तरह पिन्ना को अगर आप प्रेस करके देखें तो ये थोड़ा सा आपको लेस स्ट्रॉन्ग फील होगा एज कंपेयर टू अगर आप अपनी फिंगर को देखें, इसमें बोन मौजूद है, ठीक है। और इसके साथ साथ ये लिखा गया कि पिन्ना इज आल्सो कवर्ड विद स्किन, और स्किन के जरिए जो है इसको क्या किया गया है, कवर किया गया। It helps to direct sound waves into auditory canal, ठीक है, ऑडिटरी कैनाल तक ये वेव्स को लेकर जाता है। अब ऑडिटरी कैनाल क्या है जी, कहते हैं जी देयर आर स्पेशल ग्लैंड्स इन द वॉल्स ऑफ ऑडिटरी कैनाल विच प्रोड्यूस वैक्स, यानी ये वैक्स को क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। क्योंकि वो केमिकल होते हैं तो वैक्स भी एक्चुअली एक केमिकल ही है। The wax and the hairs in auditory canal protect ear from small insects, छोटे जो हशरात हैं उनसे, जर्म्स और डस्ट, इनसे क्या करते हैं जी, आपका जो हेयर्स हैं और वैक्स प्रोटेक्ट करते हैं। इन एडिशंस टू दिस, इसके साथ साथ दे हेल्प टू मेंटेन द टेम्परेचर, ये टेम्परेचर को भी कंट्रोल करते हैं, ठीक है। एंड डैम्पनेस ऑफ ऑडिटरी कैनाल, डैम्पनेस का मतलब क्या है जी, अंडरलाइन करके लिख लीजिए, नमी को कहा जाता है, ठीक है। ऑडिटरी कैनाल एंड्स इन ईयर ड्रम, ऑडिटरी कैनाल कहां पर खत्म होता है जी, ईयर ड्रम पे। दिस थिन मेम्ब्रेन सेपरेट्स एक्सटर्नल ईयर फ्रॉम मिडल ईयर, और यही एक्चुअल में जो थिन मेम्ब्रेन है ईयर ड्रम की, वो एक्सटर्नल को मिडल ईयर से क्या करती है, सेपरेट करती है।
मैंने यहाँ पे ये कहा था कि साउंड वेव्स प्रोड्यूस होती हैं ईयर ड्रम पे। क्यों? जैसे ड्रम होता है, जब आप उस पर स्ट्राइक करते हैं तो साउंड आता है, आवाज आती है। इसी तरह जब वेव, साउंड वेव एयर के थ्रू ट्रेवल करके जाके ईयर ड्रम पे स्ट्राइक करेंगी तो साउंड की प्रोडक्शन होगी। लेकिन बात यहाँ तक रुकती नहीं है, ये आगे ट्रेवल करता है, साउंड आगे ट्रेवल करता है किसकी तरफ? आपके नेक्स्ट पार्ट पे, यानी मिडल ईयर की तरफ। अब जब साउंड स्टूडेंट्स मिडल ईयर की तरफ जाता है तो मिडल ईयर में बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपने समझनी है। इट इज कॉल्ड मिडल ईयर ऑसिकल्स। क्या वर्ड है जी? मिडल ईयर ऑसिकल्स। ये क्या है? एक्चुअल में मिडल ईयर ऑसिकल्स ये 3 बोन्स कहलाती हैं। 3 बोन्स हैं जो आपके एक कान में हैं, जिनको आप मिडल ईयर ऑसिकल्स का नाम दे रहे हैं, और यही 3 बोन्स आपके दूसरे कान में हैं। यानी टोटल आप कह सकते हैं जी 6 बोन्स हैं, या आप कह सकते हैं 3 इन पेयर। ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आता होता है जो आपने करना है, ठीक है। तो ये कौन कौन सी बोन्स हैं जी? पहली है मैलियस, सेकंड है इनकस, और थर्ड वन है स्टेप्स। मैलियस, इनकस, स्टेप्स, ये लाइन वाइज है। अब जो पीछे से साउंड ईयर ड्रम पे स्ट्राइक किया था, वो साउंड आगे पहले मैलियस के पास जाएगा, फिर वो आगे कह लीजिए इनकस के पास जाएगा, और फिर स्टेप्स के पास जाएगा। ये एक्चुअल में मिडल ईयर ऑसिकल्स जो हैं, ये तीनों ये क्या होती हैं जी? ये बोन्स होती हैं। क्या होती हैं? बोन्स होती हैं। और यहाँ पे मैं आपको इंफॉर्मेशन के तौर पर एक बात बता दूं कि ह्यूमन बॉडी में जो सबसे स्मॉलेस्ट बोन है, सबसे छोटी बोन जो है, इट इज कॉल्ड स्टेप्स। उसको क्या नाम दिया जाता है जी? स्टेप्स। और जो सबसे लॉन्गेस्ट बोन है, सबसे बड़ी जो बोन हमारी बॉडी में है, इट इज कॉल्ड थाई बोन। ठीक है, चलिए पहले इसे यहां तक रीड कर लेते हैं। मिडल ईयर, इट इज अ चैम्बर आफ्टर एक्सटर्नल ईयर, यानी आउटर ईयर के बाद आता है। 3 स्मॉल बोन्स कॉल्ड मिडल ईयर ऑसिकल्स आर प्रेजेंट इन अ चेन इन मिडल ईयर। प्रेजेंट इन अ चेन का मतलब क्या है कि ये लाइन वाइज है, पहले मैलियस है, फिर इनकस है, फिर स्टेप्स। These मूवेबल बोन्स, मूवेबल का मतलब क्या होगा कि ये हरकत करेंगी। इंक्लूड मैलियस, इनकस एंड स्टेप्स। मैलियस इज अटैच्ड विद ईयर ड्रम। अब आपको ये बात समझ आ रही है कि ईयर ड्रम के साथ जो है वो पहले मैलियस, फिर मैलियस के साथ जो है वो इनकस, और इनकस के साथ जो है वो स्टेप्स जो है ये चेन में पढ़ी हैं। पहले ईयर ड्रम से साउंड मैलिस पे जाएगा, वो मूवेबल बोन है, वो मूव करेगी, फिर वो साउंड इनकस पे जाएगा, फिर इनकस मूव करेगी, फिर वो किस पर जाएगा? स्टेप्स पर। एंड फाइनली स्टेप्स दैट इज कनेक्टेड विद अ मेम्ब्रेन कॉल्ड ओवल विंडो। और स्टेप्स जो है ये आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल आगे से कनेक्टेड किसके साथ है जी? ओवल विंडो के साथ कनेक्टेड है। किसके साथ कनेक्टेड है जी? ओवल विंडो। ओवल विंडो के बारे में कुछ ज्यादा नहीं लिखा गया, सिर्फ ये बताया गया कि ओवल विंडो सेपरेट्स मिडल ईयर फ्रॉम इनर ईयर, यानी इसके आगे से जो है वो कौन सा पार्ट स्टार्ट हो जाता है? इनर ईयर। अब इनको मैंने नंबरिंग तो नहीं दी, लेकिन आप समझ गए हैं कि 3 अगर ईयर ड्रम यानी टेपनम है, 4 पे मैलियस, 5 पे इनकस, 6 पे स्टेप्स, 7 पे ओवल विंडो। अब इसके बाद एक नेम रह गया है विच इज कॉल्ड यूस्टेशियन ट्यूब्स। क्या वर्ड है? यूस्टेशियन ट्यूब। थोड़ा सा डिफिकल्ट वर्ड है, बोलने में मुश्किल होगा, कोशिश करें। यूस्टेशियन, यूस्टेशियन, ठीक है, इसमें ई साइलेंट है। यूस्टेशियन ट्यूब होती है जो कि नेक्स्ट पार्ट है। यूस्टेशियन ट्यूब इंपॉर्टेंट है, इसका फंक्शन देखते हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है। मिडल ईयर आल्सो कम्युनिकेट्स विद द नेजल कैविटी, यानी मिडल ईयर जो आपका है ये आपकी नेजल कैविटी, जो कैविटी नोज की है,
ये उससे कम्युनिकेट करती है, बातचीत होती है। बातचीत से मुराद ये तो नहीं होगा आपस में बातें करने लग जाएंगे, इट मीन्स दैट इनका एक कनेक्शन होता है। जैसे नोज जा रही है, यहाँ से एंटर हो रही है, तो इधर से यूस्टेशियन ट्यूब जो हैं वो इनके साथ कम्युनिकेट करती हैं। दिस ट्यूब रेगुलेट्स द एयर प्रेशर ऑन बोथ साइड्स ऑफ ईयर ड्रम। दोनों जो ईयर ड्रम है यानी दोनों कानों के आपके जो दोनों ईयर्स हैं उनकी जो कह लीजिए ईयर ड्रम्स हैं उनका जो बैलेंस है वो रखना किस चीज का, एयर प्रेशर का। वो किसका काम है जी, यूस्टेशियन ट्यूब्स का। क्लियर है जी। तो यहां तक स्टूडेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मिडिल ईयर कंप्लीट होता है। राइट साइड पे ब्लू पैराग्राफ नंबर 1 वो एमसीक्यूज है स्टेप्स का, आप उसको रीड कर सकते हैं। सेकंड पैराग्राफ भी आप रीड कर लीजिए ब्लू, होपफुली वो आपको समझ आ जाएगा। अगर आपको उसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप इस वीडियो के लास्ट पे आपको नंबर प्रोवाइड किया गया, आप उसके ज़रिए पूछ सकते हैं। सो स्टूडेंट्स आज हमारा वर्क फॉर डे यहाँ तक कंप्लीट होता है। हम इसको आज यहाँ तक रखेंगे जैसा कि आपसे बात हुई थी। तो आउटर और मिडल ईयर यहाँ तक हमारा कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह कल हम इनर ईयर के साथ आपसे मुलाकात होगी और मैं आपको इसमें रेलिवेंट जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो कैसे आता है वो बताऊंगा। फिल वक्त आपने इसमें यूस्टेशियन ट्यूब का फंक्शन और इसमें पिन्ना एंड ऑडिटरी कैनाल इनकी जो थ्योरी है उसको आपने याद करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और मिडल ईयर ऑसिकल्स जो हैं उसको एज अ एमसीक्यू के तौर पर आपने याद करना है। सो स्टूडेंट्स आज हमारा वर्क यहाँ तक कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज।